तत्वार्थ सूत्र तृतीय अध्याय सार। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में करणानी योग के बहुत सारा विषय संकलित किया गया है अध्याय 3 और अध्याय 4 में। सर्वप्रथम अध्याय 3 में सूत्र नंबर 1 से सूत्र नंबर 6 तक अधोलोक का वर्णन है, जिसमें नरक गति की मुख्यता है। उसके पश्चात मध्यलोक का वर्णन सूत्र नंबर 7 से प्रारंभ होता है और यह अंतिम 39 सूत्र तक चलता है, जिसमें मध्यलोक का वर्णन है। उसके पश्चात चतुर्थ अध्याय में ऊर्ध्वलोक देवगति का वर्णन है। आइए देखते सबसे पहले नरक के विषय में, अधोलोक के विषय में। तो सबसे पहले अधोलोक की भूमियों के बारे में बतलाते हैं। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा, ये 7 भूमियां हैं, जो सातों भूमि घनांबु, घनवात और तनुवात वलयों के आधार से आश्रित हैं। अर्थात एक भूमि है, फिर क्रमशः 3 वलय हैं, फिर आकाश है, आकाश मतलब स्पेस, गैप। उसके पश्चात ये क्रमशः इस प्रकार दूसरी पृथ्वी है। क्रमशः ये एक के नीचे अधो अधा अर्थात नीचे नीचे हैं, और ये टोटल 7 पृथ्वी हैं। एक के नीचे एक हैं और क्रमशः 7 पृथ्वी हैं। इस प्रकार ये नरक की 7 भूमियां हैं। ये नरक नहीं है, वास्तविकता में ये नरक भूमियां हैं, पृथ्वियां हैं। इनके अंदर नरक स्थित हैं। नरक एक बिल के रूप में, पोर्स के रूप में वहाँ स्थित हैं। उनकी संख्या बतलाते हुए सूत्र नंबर 2 में कहते हैं कि उनमें टोटल 84 लाख बिल हैं। पहले पृथ्वी में 30 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 5 कम 1 लाख और 5 ही नरक बिल हैं। सप्तम पृथ्वी में केवल 5 ही बिल हैं। इस प्रकार टोटल 84 लाख बिल उन नरक पृथ्वियों में स्थित हैं, जिनमें नारकी जीव निवास करते हैं, रहते हैं। वे नारकी जीव कैसे हैं? तो कहते हैं नित्य हमेशा ही वे नारकी जीव अशुभतर लेस्या वाले, अशुभतर परिणाम वाले, अशुभतर देह वाले, अशुभतर वेदना वाले और अशुभतर विक्रिया वाले हैं। ये जीव आपस में भी बहुत लड़ाई कर कर एक दूसरे को दुख देते हैं। परस्पर आपस में एक दूसरे को बहुत सताते हैं, लड़ते हैं, पीटते हैं और मारते हैं। इतने ही दुख नहीं है, अपितु जो अम्बावरीश जाति के असुर कुमार देव हैं, वे भी चौथी पृथ्वी तक मतलब तीसरी पृथ्वी तक, चौथी पृथ्वी के पहले तक शुरू की 3 पृथ्वियों में जाकर और उन नारकियों को दुख पहुंचाते हैं। उन नारकियों की उत्कृष्ट और जगन्नायु कितनी है? तो सूत्र नंबर 6 में उनकी उत्कृष्ट आयु बतलाई गई है, जगन्नायु नहीं बतलाई गई। फिर जगन्नायु का वर्णन चौथे अध्याय के 2 सूत्रों में आचार्य ने किया है। उसी के आधार से यहाँ पर आपको जगन्न और उत्कृष्ट दोनों बतलाते। तो उन नरकों में उत्कृष्ट आयु क्रमशः पहले नरक में 1 सागर, दूसरे में 3 सागर, तीसरे में 7 सागर, चौथे में 10 सागर, 5वें में 17 सागर, 6वें में 22 सागर और 7वें नरक में 33 सागर है। और जगन्न आयु, तो जगन्न आयु पहले नरक में 10,000 वर्ष, दूसरे में 1 सागर। इसी क्रम से जो आगे वाले की उत्कृष्ट है वही इसकी जघन्य है। तो पहले में 10,000 वर्ष, दूसरे में 1 सागर, तीसरे में 3 सागर, चौथे में 7 सागर, 5वीं में 10 सागर, 6वीं में 17 सागर और 7वें में 22 सागर उत्कृष्ट आयु है, जघन्य आयु है। ये उत्कृष्ट और जघन्य 2 आयु बतला दी गई।
मध्य में अथवा बीच वालों की अनेक प्रकार की असंख्यात वर्षों का एक सागर होता है। इतनी सारी आयु, बड़ी बड़ी आयु इनकी होती हैं। यहाँ तक यह नरक गति का वर्णन 6 सूत्रों के माध्यम से हुआ। अब 7वें सूत्र से मध्यलोक का वर्णन प्रारंभ करते। अच्छी तरह अगर हम चार्ट के माध्यम से देखें तो इस तरह जो लोक का आकार बनता है उसमें जो नीचे का हिस्सा है ये पूरा अधोलोक है और सेंटर में मात्र एक झालर के समान मध्यलोक का वर्णन है। उस एक राजू पर्यंत एरिया में क्या है तो कहते हैं जम्मू द्वीप और लवण समुद्र को आदि लेकर शुभ नाम वाले द्वीप और समुद्र स्थित हैं। ये द्वीप और समुद्र कैसे हैं तो ये प्रत्येक द्वीप समुद्र दूने दूने अर्थात दुगने दुगने विस्तार वाले और पहले पहले वाले द्वीप और समुद्र को परिक्षेपण अर्थात घेरे हुए तथा चूड़ी के आकार के हैं। सेंटर का जो जम्बूद्वीप है वह थाली के आकार का है, उसके विषय में अभी आगे बतलाएंगे। उसके अलावा जितने उसको घेरे हुए द्वीप समुद्र हैं वे सब वलय अर्थात चूड़ी के आकार के हैं। वे क्रमशः उसको घेरे हुए एक से दूसरा दुगना, मतलब पहला जम्बू द्वीप है तो उससे जो दुगना समुद्र, दूसरा जो समुद्र आएगा वो उससे दुगना होगा। फिर तीसरा द्वीप आएगा तीसरे नंबर पर, दूसरे नंबर का द्वीप वो उससे भी दुगना होगा। ऐसे ये क्रमशः दुगने दुगने होते हुए असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। कहते हैं तन मध्य, उसके उन सब द्वीप समुद्रों के बीच में मध्य में सुदर्शन मेरु है। सुदर्शन मेरु नाभि जिसकी ऐसा तथा वृत्त अर्थात थाली के समान गोल योजन शत सहस्र विस्कंबा 1 लाख योजन विस्तार वाला जम्बू द्वीप है। उन सब द्वीप समुद्रों के सेंटर में सुमेरु पर्वत है। वह सुमेरु पर्वत है जिसमें ऐसा वह गोल थाली के आकार का जम्बू द्वीप है जो 1 लाख योजन विस्तार वाला है। ऐसे कोई थाली है जो एकदम गोल है और 1 लाख योजन विस्तार वाली है। उसके बीचों बीच जम्बूद्वीप नाम का एक पर्वत है। उसके बीचों बीच एक सुमेरु नाम का पर्वत है और उस सुमेरु पर्वत है नाभि जिसकी ऐसा वह, उसका पहले द्वीप का नाम जम्बू द्वीप है। फिर उस जम्बू द्वीप के 7 क्षेत्रों के नाम बतलाते हैं। उस जम्बू द्वीप में दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत ये 7 क्षेत्र हैं। इन 7 क्षेत्रों को विभाजित करने वाले 6 पर्वत हैं, क्रमशः जो पूर्व से पश्चिम की ओर इस तरह दीवाल के आकार में फैले हुए हैं। हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मिन, शिखरिन ये वर्षधर अर्थात क्षेत्रों को धारण करने वाले पर्वत हैं। इनका रंग कैसा है तो क्रमशः इनका रंग बतलाते हैं। हिमवन का स्वर्ण के समान पीला, महाहिमवन का चांदी के समान श्वेत, निषद का तपाए हुए स्वर्ण के समान रेडिश गोल्ड, नील पर्वत का बेड्यूर मणि के समान नीले कलर का, रुक्मी का चांदी के समान श्वेत कलर का और शिखरिन पर्वत का कलर स्वर्ण के समान पीले कलर का है। इनकी विचित्र, इनमें स्पेशलिटी क्या है? इनमें स्पेशलिटी यह है इन पर्वतों की कि ये नीचे अर्थात अधो अंतिम एरिया में, मध्य में और ऊपर एक से हैं। अर्थात ये पर्वत ऐसे नहीं बने हुए हैं, अभी तो ये तो ऐसे दीवाल के समान हैं और इनके दोनों पार्श्व भागों पर आजू बाजू में मणियाँ लगी हुई हैं। इन पर्वतों के ऊपर क्रमशः एक एक पर्वत के ऊपर एक एक तालाब हैं। पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक। क्रमशः ये हिमवन पर्वत पे पद्म, महाहिमवन पर महापद्म, निषद पर्वत के ऊपर तिगिंच, नील पर्वत के ऊपर केसरी, रुक्मी पर्वत के ऊपर महापुंडरीक और शिखरिन पर्वत के ऊपर पुंडरीक नाम के तालाब हैं। इन तालाबों का विस्तार कैसा है तो कहते हैं सबसे पहले पद्म सरोवर के विषय में बतलाते, बाकी सब इससे दुगने होते जाएंगे। तो पद्म सरोवर 1000 योजन लंबा और 500 योजन चौड़ा है। विशेष बात यह है
2000 कोश का एक महायोजन होता है और 10 योजन गहराई वाले और ये 10 योजन गहरे हैं। इन तालाबों के बीच में एक एक पुष्कर है, पुष्कर मतलब कमल, एक योजन का एक कमल इस पद्म नाम के तालाब के बीचों बीच खिला हुआ है, बना हुआ है, जो कि पृथ्वी का एक है। फिर कहते हैं तालाब और कमल क्रमशः प्रथम तालाब से आगे के तालाब तथा कमलों से दूने दूने विस्तार वाले हैं। इस प्रकार क्रमशः आगे दुगने होंगे। फिर दूने का क्रम तिगिंच तालाब तीसरे तालाब तक ही है। उसके आगे 3 तालाब जो उस तरफ आएंगे, ये 3 तालाब दक्षिण के तालाबों और कमलों के समान हैं। फिर एक सूत्र आगे आएगा, उससे ये विषय और स्पष्ट हो जाएगा। उत्तर दक्षिण तुल्या, उत्तर की जो व्यवस्था है वो सारी दक्षिण के समान जाननी चाहिए, यह दक्षिण के तुल्य है। फिर उन तालाबों पे निवास करने वाली देवियां हैं, क्रमशः श्री, हिरी, धिति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी। ये एक पल्ल की आयु वाली हैं और सामानिक और पारिषद जाति के देवों के साथ, देवों के परिवार की ही ये देवियां होती हैं। फिर इन एक एक तालाब से नदियां भी निकली हुई हैं, पहले तालाब से 3 और अंतिम तालाब से 3, इस प्रकार टोटल 14 नदियां हैं। क्रमशः देखते हैं तो पद्म सरोवर से गंगा, सिंधु और रोहिताश्या, पुंडरीक सरोवर से, पुंडरीक मतलब अंतिम वाला से स्वर्णकूला, रक्ता और रक्तोदा, महापद्म सरोवर से रोहित और हरिकांता, तिगिंच सरोवर से हरित और सीतोदा, केशरी सरोवर से सीता और नरकांता और महापुंडरीक सरोवर से नारी और रूपकूला। यह 14 नदियाँ निकली हुई हैं। ये नदियाँ बहती कैसे हैं तो कहते हैं गंगा सिंधु आदि नदियों में दो नदियों में से पूर्व पहले वाली नदी पूर्व की ओर अर्थात पूर्व समुद्र की ओर बहती है। इनमें से गंगा, रोहित, हरित, सीता, नारी, स्वर्णकूला और रक्ता, ये 7 नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं। और इनकी 7 वाली दूसरी नदी जो है वह सिंधु, रोहिताश्या, हरिकांता, सीतोदा, नरकांता, रूपकूला और रक्तोदा, ये 7 नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं। एक एक नदी की कुछ सहायक नदियाँ हैं, तो सूत्र में केवल एक का वर्णन है, उसके आगे का वर्णन दुगना दुगना और लगाना है। तो कहते हैं गंगा और सिंधु में 14 हज़ार सहायक नदियाँ हैं। रोहित और रोहिताश्या की 28 हज़ार प्रत्येक की। हरित और हरिकांता की 56 हज़ार। सीता और सीतोदा की 1,12,000। नारी नरकांता की 56,000। स्वर्णकूला और रूपकूला की 28 हज़ार। रक्तोदा की 14 हज़ार नदियाँ हैं। अब आगे जहाँ हम निवास करते हैं ऐसा वह पहला देश जिसे कहते हैं भरत क्षेत्र, उस भरत क्षेत्र के विषय में बतलाते हैं। भरत क्षेत्र 526 योजन विस्तार वाला है और एक योजन के 19 भागों में से 6 भाग अधिक है, अर्थात भरत क्षेत्र का जो विस्तार है वह 526 6/19 भाग है। इसको निकालने की पूरी प्रक्रिया हमने आपको अच्छी तरह चार्ट के माध्यम से समझाई है, जिसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, तो आप लोग उसको भी अवश्य देख लें। एक आपको गोलाकार बनाना है, उस गोलाकार में 7 क्षेत्र बना देने हैं और 6 बीच में पर्वत, ठीक 6 पर्वत और 7 क्षेत्र। पहले पर्वत पर हम लिखेंगे, पहले क्षेत्र पर लिखेंगे हम 1 नंबर, पर्वत पर लिखेंगे 2 नंबर, फिर अगले पर्वत पर लिखेंगे 4 नंबर, फिर अगले पे लिखेंगे 8 नंबर, फिर अगले पे 16, फिर अगले पे 32 और सेंटर वाला आएगा उस पर आएगा 64। इसी क्रम से उस तरफ लिखेंगे 32, 16, 8, 4, 2, 1। टोटल इन सबको मिलाएंगे तो बन जाएगा 190। तो जो भरत क्षेत्र है वो पूरे जम्बूद्वीप का 190वां भाग निकलेगा। फिर उसको 1 लाख योजन, क्योंकि टोटल 1 लाख योजन है, 1 लाख योजन से उसको हम भाग देंगे तो विस्तार निकलेगा 526 6/19। ये गणितीय विषय है, अच्छी तरह आप इसको अपने कैलकुलेटर के माध्यम से भी
कर सकते हैं और देख सकते हैं। आगे कहते हैं विदेह क्षेत्र पर्यंत के पर्वत और क्षेत्र भारत क्षेत्र से दूने दूने विस्तार वाले हैं। फिर आगे की व्यवस्था कैसी है, तो कहते हैं उत्तर दक्षिण तुल्य। उत्तर के ऐरावत से लेकर नील पर्वत तक जितने क्षेत्र और पर्वत आदि हैं उनका विस्तार दक्षिण के क्षेत्र और पर्वत आदि के समान ही जानना चाहिए। अब आगे भरत क्षेत्र के विषय में विस्तार बतलाते हुए कहते हैं कि भरत और ऐरावत ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें 6 कालों से युक्त उत्सर्पणी और अवसर्पणी के द्वारा जीवों की आयु, ऊंचाई, भोगोपभोग, संपदा और सुख आदि की हानि वृद्धि होती है। उत्सर्पणी में सब कुछ बढ़ते क्रम में होता है, अवसर्पणी में सब कुछ घटते क्रम में होता है। इसके विषय में बहुत सुंदर काल चक्र पर विशेष सत्र हुंडा सर्पणी आदि के विषय में हुआ है, वह भी आपको इसी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया जाएगा। जिन्होंने उसे नहीं पढ़ा एक बार उस काल चक्र को अर्थात 6 कालों को सुंदर तरीके से पढ़ना और समझना चाहिए। उन भरत और ऐरावत से अन्य भूमि क्षेत्र घटती बढ़ती रहत होते हैं, उनमें काल का परिवर्तन अथवा हानि और वृद्धि नहीं होती। ताभ्याम अर्थात उन दोनों से अपरा मतलब भिन्न भूमियाँ अवस्थित हैं, अर्थात उनमें चेंजेस नहीं होते। उनकी स्थिति क्या है, तो कहते हैं हेमवत, हरि और देवकुरु जो विदेह का ही एक क्षेत्र है के निवासी मनुष्य व त्रियंचों की आयु क्रम से 1 पल्ल, 2 पल्ल और 3 पल्ल की होती है, अर्थात उत्तम, मध्यम और जघन्य भोग भूमियाँ यहाँ सदा अवस्थित रहती हैं। देवकुरु में उत्तम भोग भूमि, हरि क्षेत्र में मध्यम भोग भूमि और हेमवत में जघन्य भोग भूमि ये क्रमशः सदा बनी रहती है। और इसी तरह उस तरफ लगाएंगे तो कहते हैं सूत्र नंबर 30 में तथोत्तरा, इसी तरह उत्तर में भी लगाना, वहाँ उत्तर कुरु देवकुरु के समान, रम्यक हरिवर्ष के समान और हैरण्यवत हेमवत के समान जानना चाहिए। फिर बचा क्या, मात्र विदेह, क्योंकि विदेह के 2 क्षेत्र तो ले लिए देवकुरु उत्तर कुरु, तो कहते हैं विदेह में मनुष्य और त्रियंचों की आयु संख्यात वर्ष की होती है, वहाँ हमेशा चौथा काल प्रवर्तित रहता है। अब कहते हैं भरत क्षेत्र का विस्तार जम्बूद्वीप के 190वां भाग है। ये हमने आपको गणित तरीके से बता दिया, इसको आप चार्ट के माध्यम से और अच्छी तरह समझ लें। फिर आगे के क्षेत्रों की स्थिति क्या है, तो कहते हैं द्वीर धातकी खंडे, धातकी खंड नामक जो दूसरा द्वीप है उसमें क्षेत्र कुलाचल मेरु आदि समस्त जम्बूद्वीप से द्वि अर्थात दुगने दुगने हैं। और पुष्कर की स्थिति क्या है, तो कहते हैं पुष्करार्धे च, और आधे पुष्कर में भी जो पुष्कर द्वीप का आधा भाग है, क्योंकि आधे भाग में तो मानसोत्तर नाम का पर्वत है, तो आधे भाग में पुष्कर द्वीप के आधे भाग में भी क्षेत्र और पर्वत आदि की सब रचना जम्बूद्वीप से दूनी दूनी है। होनी चाहिए थी चौगनी, लेकिन वह दूनी क्यों है, क्योंकि बीच में से एक पर्वत निकल गया। वो कैसा है पर्वत, तो कहते हैं मानसोत्तर पर्वत के प्राक पहले अर्थात अड़ाई द्वीप में ही मनुष्य होते हैं। मानसोत्तर पर्वत के आगे रिद्धिधारी मनुष्य तथा रिद्धिधारी मुनि तथा विद्याधर भी नहीं जा सकते। मानसोत्तर नाम का एक पर्वत है, उसके कारण उसके बाहर कोई भी मनुष्य किसी भी रूप में नहीं जाता। 3 कंडीशन आपको अच्छी तरह बतलाई थी कि एक तो उत्पात की अपेक्षा, एक मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा और एक केवली समुद्घात की अपेक्षा, इन 3 स्थितियों के अलावा कोई भी मनुष्य उसके बाहर नहीं जाता। उसके अंदर का टोटल क्षेत्र है 45 लाख योजन, जिसे हम अड़ाई द्वीप, ढाई द्वीप या मनुष्य लोक कहते हैं। इसमें ही मनुष्य होते हैं, यहीं से जीव मोक्ष जाते हैं, यही सिद्धि का स्थान है। फिर मनुष्यों के भेद, तो मनुष्यों के मुख्य भेद 2 प्रकार के बतलाए, आर्य और मलेच्छ। अब कर्म भूमियाँ कौन कौन सी हैं, तो बतलाते हैं भरत 5 मेरु संबंधी 5 भरत, 5 ऐरावत और देवकुरु उत्तर कुरु को छोड़कर विदेह 5 विदेह, ये 15 कर्म भूमियाँ हैं। कर्म भूमि अर्थात यहीं से जीव मुक्ति को प्राप्त करता है और आजीविका के लिए षटकर्म आदि का प्रयोग करता है। मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु 3 पल्ल और जघन्यायु अंतर्मूर्त होती है।
उत्कृष्ट आयु वो भूमियों में पाई जाती है। आगे कहते हैं त्रियंचों की उत्कृष्ट आयु भी मनुष्यों की समान ही है, अर्थात उत्कृष्ट आयु 3 पल और जगन्नायु अंतर मुहूर्त है। इस प्रकार यह तत्वार्थ सूत्र का तीसरा अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ।